एक ना कमेंट आया था मेरे पास थोड़े दिन पहले, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि 10-20 एग्रीगेटेड से रह जाना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, उसके लिए तो बिल्कुल ही मत करना, वरना अपने पैर पर खुद ही 4-5 कुल्हाड़ी मार लोगे। तो यहाँ पे तो रट्टे लगते ही लगते हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने स्टूडेंट देखे हैं। एक अप्रोच, क्या अप्रोच, वो सुनो अप्रोच। सो हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड अमेजिंग। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रेटजी फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव फॉर आवर दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन। आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक प्रॉपर, एक कंप्लीट आउटलुक कि किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रिपरेशन को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है फॉर क्लियरिंग योर एग्जाम्स इन द दिसंबर। आई विल बी टेलिंग यू 7 to 8 do's and don'ts that you have to implement to create a systematic and a structured plan for your studies। और दोस्तों वीडियो के एंड पे आई हैव समथिंग फॉर यू दैट कैन चेंज द होल गेम। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखनी है ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करो। एंड मेरा काम ये है कि मैं इस पूरी वीडियो को आपके लिए फ्रूटफुल बनाऊं। एंड प्लीज डोंट मिस द लास्ट पॉइंट, क्योंकि लास्ट पॉइंट में मैं आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया हूं। एक नया इनिशिएटिव मैंने लिया है जो कि आपके, आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत काम आने वाला है, तो उसको जरूर ध्यान से सुनना। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया वो जल्दी से कर लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ योर्स एंड मी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार पहले तो मैं स्टार्टिंग ऐसे करता था, मैं आपको ये बताता था कि सीएस एग्जीक्यूटिव में आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, बट अब मुझे वो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये सीएस एग्जीक्यूटिव है कौन सा, पुराना वाला या नया वाला, एग्जिस्टिंग वन और द न्यू वन। क्योंकि अब आपको पता है कि सीएस एग्जीक्यूटिव का न्यू सिलेबस आ चुका है और जिन बच्चों ने अभी रजिस्टर करा है वो सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस में जा भी चुके हैं, बट अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द एग्जिस्टिंग सिलेबस ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव। तो दोस्तों फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट दिस वीडियो इज फॉर पर्टिकुलरली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जिस्टिंग सिलेबस, या फिर आप कह सकते हो ओल्ड सिलेबस, बिकॉज न्यू आ चुका है। तो ये वीडियो है एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए। एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस वालों के लिए भी जल्दी वीडियो आएगी, बट अगर आप न्यू वाले हो तो आप चाहो तो ये वीडियो स्किप कर सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है। तो दोस्तों जो सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जिस्टिंग सिलेबस है उसमें दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट हैं, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट हैं आपके। ग्रुप 1 में सब्जेक्ट है आपके टैक्स लॉ, कंपनी लॉ, एसबीसी, जेआईजीएल, और ग्रुप 2 के 4 सब्जेक्ट हैं आपके अकाउंट्स, एफएसएम, ईबीसीएल एंड एसएलसीएम, सिक्योरिटी लॉ जिसको हम कहते हैं। सो यार होता क्या है ना कि जो ये स्ट्रेटेजी होती है ना वो दो तरीके की होती है। पहली तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कि हर सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, और एक तो होता है कि उस सारे सब्जेक्ट को किस तरीके से, किस स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम उसको लेके चलें ताकि हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकें। तो यार सबसे पहले मैं आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन दे देता हूं कि जिन लोगों को भी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी चाहिए, जिन लोगों को सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कि इसको कैसे डील करना है, इसको कैसे टैकल करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिनमें 8 के 8 सब्जेक्ट के लिए मैंने अलग से बता रखा है कि कैसे आपको ईच सब्जेक्ट को डील करना चाहिए, कैसे उसको टैकल करना चाहिए। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो एंड होने के बाद फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम है वहां पे उसको क्लिक करना और देख लेना। तो दोस्तों अब बात करते हैं जिस चीज के लिए आज हम लोग मिले हैं कि ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए जिसके साथ हमें अपने एग्जाम को टैकल करना है, एग्जाम को डील करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 7 to 8 डूज एंड डोंट्स जो कि आपकी ऑटोमेटिक स्ट्रेटजी बनवा देंगे एंड विल हेल्प यू इन मेकिंग योर डेली टारगेट्स। सो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम अपने उन पॉइंट्स को। तो दोस्तों फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि डिसाइड द टाइम लिमिट। यस यू हैव टू डिसाइड द टाइम लिमिट कि आपको कब तक अपना सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे ज्यादा आपकी जो स्टडीज है उसमें मेन रोल प्ले करती है। यार आपको पता ही नहीं कि ट्रेन कितने बजे पकड़नी है तो घर से निकलोगे कब, तो ये समझो कि आपको एक टाइम लिमिट डिसाइड करनी है कि कब तक आपको अपना सिलेबस करना है खत्म। अगर जिन्हें नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आप लोग एक ग्रुप दे रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव का, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो आपका सिलेबस मैक्स टू मैक्स अक्टूबर एंड या नवंबर स्टार्टिंग तक फिनिश हो जाना चाहिए। और अगर आप जा रहे हैं बोथ ग्रुप के लिए तो दोस्तों आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए बाय एनी हाउ अप टू सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्टिंग, बिकॉज आपको रिवीजन के लिए भी एक अच्छा टाइम देना पड़ेगा। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रोफेशनल कोर्सेज में ये रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो रिवीजन का टाइम भी अलग से रखना पड़ता है। तो दीज आर द टाइम लिमिट्स। अगर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो ये टाइम है और बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हैं तो ये टाइम है। दैट्स इट। फिर देखते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट। दोस्तों सेकंड पॉइंट इज दैट कि कभी भी ऐसा मत करना कि आप अपनी स्टडीज ऐसे कर रहे हो कि मैं एक एक सब्जेक्ट करके फिनिश कर रहा हूं या कर रही हूं, बिकॉज ये सबसे गंदा, सबसे वाहियात तरीका है पढ़ने का। काफी स्टूडेंट्स कैसे करते हैं ना कि सपोज एक ग्रुप दे रहे हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट है उसमें, अब सोच रहे हैं पहले मैं जेआईजीएल पूरा कर लेता हूं, उसके बाद पूरा एसबीसी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद कंपनी लॉ, उसके बाद पूरा टैक्स लॉ खत्म करूंगा। ये सबसे वाहियात तरीका है कि आप सोचते हो कि मैं एक सब्जेक्ट को एक टाइम पे पूरा फोकस से पढ़ूं। बिल्कुल नहीं।
सबसे घटिया तरीका है, क्योंकि दोस्तों आपको ये पता चल गया होगा अब तक तो कि सिलेबस इतना सारा वास्ट है आपके पास कि अगर आप ऐसे पढ़ते हुए चले ना तो जब तक चौथे सब्जेक्ट की बारी आएगी, पहला सब्जेक्ट ना बहुत ही रफ हो चुका होगा आपके माइंड में और आप मेरे ख्याल से भूल भी चुके होगे उसके ढंग से। और अगर बात है बोथ ग्रुप की, तो दोस्तों ये तो आप उसके लिए तो बिल्कुल ही मत करना, वरना अपने पैर पर खुद ही 4-5 कुल्हाड़ी मार लोगे। ये टेक्निक बिल्कुल ही फॉलो नहीं करनी है कि आप एक एक सब्जेक्ट करके कर रहे हो। अगर आप एक ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आपको दो दो सब्जेक्ट का पेयर बनाना चाहिए और अल्टरनेटिव डेज पे उनको लेके चलना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो तो आपको एटलीस्ट 3-3 सब्जेक्ट का ग्रुप बनाना चाहिए और उनको अल्टरनेटिव डेज पे टच करना चाहिए। ये था दोस्तों आपका सेकंड पॉइंट, जिस पे आपको खास ध्यान रखना है कि आप ये एक्टिविटी, ये चीज बिल्कुल अवॉइड करो। सो दोस्तों आप देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज दैट कि प्रिपेयर योर सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। यस गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों की स्टडीज के लिए, खास करके रिवीजन के लिए। अगर आप कभी अपने सीनियर से बात करो ना, अभी एज सच मैं आपका सीनियर हूं तो मैं आपको बता देता हूं कि ये हैंड रिटन नोट्स जो है ना, जो खुद के बनाए हुए, ये नहीं किसी टीचर के मांग लिए, किसी दोस्त के मांग लिए, खुद के बनाए हुए, दोस्तों ये चीज आपको रिवीजन के टाइम इतनी ज्यादा हेल्प करती है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ये समझ लो कि आप खुद को थैंक यू बोलोगे जिस टाइम आप रिवीजन कर रहे हो कि यार थैंक गॉड मैंने ये रिवीजन नोट्स बना लिए अपने खुद के लिखे हुए, क्योंकि दोस्तों ये इतना हेल्प करते हैं ना, बिकॉज आपको पता है सब्जेक्ट इज वेरी मच वास्ट। तो अगर आप खुद की बनाई चीजों को पढ़ते हो ना तो वो चीज आपको अलग ही अफेक्ट करके जाती है। दैट्स अ सुपर सॉर्टेड वे टू स्टडी। बट यहाँ पे काफी लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि यार हमारे तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, हम सबके नहीं बना सकते। कोई दिक्कत नहीं है, एज अ स्टूडेंट मैं बिल्कुल जान सकता हूं कि सारे बनाने प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हमारे लिए। अगर बनाने बैठ गए ना तो हम पूरे साल नोट्स ही बनाते रह जाएंगे और शायद नोट्स खत्म भी ना हो, क्योंकि सिलेबस है इतना। तो इसमें अब हम करें क्या? तो दोस्तों आपको इसमें करना ये है कि कम से कम मैं आपको 4 सब्जेक्ट ऐसे बता रहा हूं जिनके नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, अगर आप बाकियों के ना बना पाओ तो। कौन कौन सब्जेक्ट है वो? कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, ईबीसीएल एंड जेआईजीएल। नहीं सुना तो दोबारा सुन लो। कंपनी लॉ, टैक्स लॉ, जेआईजीएल एंड ईबीसीएल। अगर आप सारे सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बना सकते तो एटलीस्ट कोशिश करना कि आप इन चारों सब्जेक्ट के नोट्स तो बना ही लो, क्योंकि दोस्तों इन चारों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है खुद के हैंड रिटन नोट्स पढ़ने की और उसको रिवाइज करने की। और कोशिश करना यारो कि आप अपने हर ग्रुप में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे रखो जो आपके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा मैंने क्यों कहा? देखो मैं आपको बाउंड नहीं कर रहा हूं कि आपको 2 ही पढ़ने हैं हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा अच्छे से, बट मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं बिकॉज टू प्रोवाइड यू अ मिनिमम क्राइटेरिया कि एटलीस्ट 2 तो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। अगर मेरी तरफ से तो मैं तो कहूंगा आपको चारों सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, वो उससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं। बट अगर नहीं हो पाते तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे रखो जो आपके एग्रीगेट में आपकी हेल्प कर दे, क्योंकि दोस्तों फेलियर का सबसे बड़ा रीजन बताऊं क्या होता है? एग्रीगेट ना बन पाना। आप किसी से पूछोगे ना जिनके अटेम्प्ट लगे हैं, वो आपसे यही कहेंगे मोस्टली कि यार मैं 10 नंबर से एग्रीगेट रह गया, मेरा 20 नंबर से एग्रीगेट रह गया, मेरा 30 नंबर से एग्रीगेट रह गया। खैर 30 तो ज्यादा हो गया, बट 10-20 एग्रीगेट से रह जाना बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है कि यार हमारा एग्रीगेट बनने की वजह से नहीं निकल पाया ग्रुप। तो दोस्तों मेक श्योर कि आप हर ग्रुप में ऐसे 2 सब्जेक्ट तो रखो जिनमें आप आराम से 60+ स्कोर करने की कैपेबिलिटी रखते हो। ये था आपका थर्ड पॉइंट। नाउ लेट्स सी द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि प्रिवेंट द गैप्स। इसका मतलब समझो ध्यान से। अब देखो जैसे एग्जाम में 6-7 महीने बाकी हैं, ठीक है। अब जैसे जून चल रहा है ना, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मोटे मोटे 6 महीने बाकी है, ठीक है। अब बीच में आपके फैमिली फंक्शंस भी आ जाते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है, कहीं जाना पड़ जाता है, कहीं फैमिली टूर पे जाना पड़ जाता है। तो दोस्तों दीज आर नॉर्मल थिंग्स, करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूरे 24 घंटे पढ़ाई को दे रहे हो, ठीक है। खुद को भी टाइम देना है क्योंकि मेंटल हेल्थ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब गैप्स का मतलब क्या है? दोस्तों गैप का मतलब ये है कि जैसे आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, आपको कोशिश करनी है कि इनके बीच में ज्यादा गैप ना आ पाए। मतलब सपोज कि आपने आज पढ़ लिया कंपनी लॉ और आप किसी रीजन की वजह से बिजी हो गए हो या फिर दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और आप कंपनी लॉ को पढ़ रहे हो 1.5 महीने बाद। दैट्स अ प्रॉपर ब्लेंडर जो आप अपने साथ कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं ऐसे 3 सब्जेक्ट जिनके बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं आने देना, उनको मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना है या फिर उनको उनके टच में रहना है, कनेक्टिविटी बना के रखनी है। वो सब्जेक्ट कौन से हैं? देखो मैं ऐसा पार्शियलिटी नहीं कर रहा बाकी सब्जेक्ट के साथ कि यार इनको आप थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दो, इंपॉर्टेंस सबको देनी है। बट ऐसा है ना कि कुछ सब्जेक्ट होते हैं काफी ज्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वाले, काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस वाले, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन से हैं? कंपनी लॉ, टैक्स लॉ एंड सिक्योरिटी लॉ। इन तीनों को कोशिश करना कि आप ज्यादा गैप ना दो, खास करके टैक्स लॉ, जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है। काफी लोग कहते हैं यार हमें तो टैक्स लॉ पल्ले ही नहीं पड़ता, क्यों दे दिया हमारे सिलेबस में टैक्स। हालांकि न्यू सिलेबस में अब टैक्स तो नाम का ही रह गया है, जीएसटी तो खैर मैं भी कुछ कमेंट नहीं करता इस पे, न्यू सिलेबस की जब वीडियो बनेगी उस पर बात करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट के पास। फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि पास्ट ईयर पेपर जो आपके होते हैं उन पे एकदम से नहीं जाना। वाई नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे टीचर्स, सारे सीनियर्स ये बात बोलते हैं कि यार पास्ट ईयर पेपर तो करना बहुत जरूरी है। मैं भी हमेशा कहता हूं, बट क्या करना है कि एकदम से नहीं जाना। दोस्तों इसका रीजन भी बताता हूं। अभी आपको जाना कब है ये बताता हूं। पहले
आपको अपने पास्ट ईयर पेपर छेड़ने चाहिए जब आपका 50 to 60% सिलेबस हो चुका हो। जल्दी ना देखने का रीजन ये है क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले देख लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल गिरने की पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में देखने से कुछ समझ तो आएगा नहीं, आपने सिलेबस तो उस टाइम कर नहीं रखा होगा, तो आपको सारे आंसर एकदम से समझ में नहीं आएंगे और आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल गिरा बैठोगे। तो दोस्तों मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि पास्ट ईयर पेपर तो हमें छेड़ने चाहिए एटलीस्ट जब हमारा 60 to 70% एटलीस्ट सिलेबस खत्म हो चुका हो, ताकि हम जब उसको बाद में पढ़ें, ताकि हमें कुछ आंसर्स याद भी आए तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ऊपर जाए। नॉट ओवर कॉन्फिडेंस बट कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर जरूर जाता है जब आपको थोड़ा बहुत सिलेबस आता है और कुछ कुछ आंसर आप निकाल पाते हो। तो दोस्तों आप देखते हैं हम अपना 6th पॉइंट, माय फेवरेट, एंड जो मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूं जो बंदा पढ़ रहा है। क्या है वो? एक अप्रोच। क्या अप्रोच? वो सुनो अप्रोच। एज ए स्टूडेंट बात करता हूं कि सपोज जैसे हमने पढ़ा, पूरे दिन हमने पढ़ाई करी, ठीक है, हमने 1 महीना पढ़ाई करी, हमने 2 महीना पढ़ाई करी, ठीक है, हम याद कर रहे हैं कि यार मैंने यार क्या पढ़ा था उस दिन पे, यार मेरे को याद ही नहीं आ रहा। ये चीज बताऊं कब होती है? ये चीज तब होती है जब आप रट्टा मारना चालू करते हो। अब ये मत कहना कि यार रट्टा मत मारो, ये तो हर कोई कहता है। अब सुनो पूरी बात ध्यान से, इसमें आपको ये नहीं करना कि आपके दिमाग में आपको ये अप्रोच नहीं बना के रखनी कि यार ये पॉइंट मेरे को याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा आई नो कि वास्ट सिलेबस में, ऐसे प्रोफेशनल सिलेबस में ऐसा हो सकता है कि आप कोई ना कोई चीज भूल जाओ। आपकी अप्रोच बताऊं क्या रहनी चाहिए? आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि यार अगर इस पॉइंट को मैं अपने रिवीजन के टाइम देखूं तो इस तरीके से मैं इसको अभी क्लियर कर लूं अपने माइंड में कि जब मैं इसको देखूं तो मेरे को सब कुछ याद आ जाए। ऐसा नहीं कि वो कॉन्सेप्ट मुझे डेली की डेली याद रहे, बट मेक श्योर दैट ऐसी अप्रोच रखो, इस तरीके से उसको पढ़ो कि जब आप उसको फर्स्ट रिवाइज करने बैठो तो आप उसकी शक्ल देख के सब कुछ याद आ जाए कि मैंने उस टाइम क्या पढ़ा था। उसकी शक्ल देखते ही याद आना चाहिए। दोस्तों अगर ये अप्रोच फॉलो कर लोगे ना तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो कहते हैं ना, वो आपके लिए कभी बर्डन नहीं बनेगी। आपको हर कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा अगर आप इस तरीके से उसको पढ़ने लग गए कि आज मैं इसको पढ़ रहा हूं, अगर मैं 3 महीने बाद रिवीजन अपने करने बैठूं और इस कॉन्सेप्ट को देखूं तो इसकी शक्ल देखते मुझे याद आना चाहिए कि यार मैंने इसमें क्या पढ़ा था तब। अब देखते हैं दोस्तों हम अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यूट्यूब पे डिपेंडेंसी नहीं रखनी, बिल्कुल नहीं रखनी भाई। देखो क्या होता है ना, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि यार अब आपको पता है कि YouTube पे इतने सारे रिवीजन लेक्चर्स डलते हैं, हर कोई टीचर आके आपको पढ़ाता है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकती है। बट लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं कि यार मुझे तो ये सब्जेक्ट पूरा YouTube से ही करना है। यार पहली बात तो आप ये जान लो कि YouTube पे आपको कोई भी टीचर पूरा कंटेंट नहीं देने वाला, नहीं देने वाला, कुछ ना कुछ तो जरूर छोड़ेगा। कोई भी टीचर इतना पागल नहीं है कि आपको रेगुलर लेक्चर के बिना पूरा का पूरा YouTube पे समझा दे, ठीक है। सबसे पहले तो बात ये है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट नहीं मिलते। दूसरी बात इसमें ये है कि YouTube लेक्चर पे पूरा डिपेंडेंट आपको इसलिए नहीं होना होता कि इसमें सबसे ज्यादा रट्टे लगते हैं। रट्टे उनके लिए लगते हैं जिन्होंने वो कॉन्सेप्ट पहले कभी पढ़ा नहीं और डायरेक्ट आके YouTube लेक्चर में उसको देख रहे हैं, YouTube रिवीजन वीडियोस में उसको देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपने अपना पूरा सिलेबस पहले से कर रखा है तब आप उसको देखते हो एज अ सेकेंडरी थिंग, तो उसके लिए उससे बेस्ट चीज आपके लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपको हर चीज रिवाइज करवा देगी। बट आप बिना पढ़े फर्स्ट टाइम उस टॉपिक को रिवीजन वीडियोस के थ्रू देख रहे हो तो यहाँ पे तो रट्टे लगते ही लगते हैं। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैंने स्टूडेंट देखे हैं, खुद को भी देखा है, ठीक है। समझ जाओ इस बात को कि आपको कंप्लीटली YouTube पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। पहले सारा खुद से करना है और अगर थोड़ी बहुत हेल्प लगती है, किसी कॉन्सेप्ट में हेल्प लगती है, ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर में, किसी कॉन्सेप्ट में हेल्प लगती है तो YouTube पे जाके देख लो, नो इश्यूज विद दैट, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आप पूरा डिपेंडेंट हो जाओ कि यार वो सर आएंगे तभी मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। तो दोस्तों ये सब थे योर डूज एंड डोंट्स जो आपको अपने स्टडी के लिए, अपनी स्ट्रेटजीज के लिए, अपने डेली प्लान्स के लिए ध्यान रखना है। देखो मैंने आपको परफेक्ट प्लान इसलिए नहीं बताया क्योंकि हर स्टूडेंट अलग है, हर बच्चा अलग है, सिचुएशन वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। तो किसी के लिए भी एक परफेक्ट प्लान, एक सिंगल प्लान नहीं हो सकता क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग है। कोई किसी टाइम पे कुछ और कर रहा होता है, कोई किसी टाइम पे कुछ और कर रहा होता है। अगर आपको बताया था कि यार आपको इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है, दैट वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो ये मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बता दिए। इसके साथ मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अब आपने ये सारे पॉइंट सुन लिए, अब आपके माइंड में एक सेट फॉर्मेट बैठ गया है कि यार मुझे अब किस तरीके से पढ़ना है। और मैं कह रहा हूं अगर इस तरीके से आपने पढ़ाई कर ली, इस तरीके से अपने सिलेबस को स्ट्रक्चर कर लिया जैसा मैंने आपको कहा है, इन सब डूज एंड डोंट्स को अगर अप्लाई कर लिया तो यार मैं कह रहा हूं आपके लिए हर सब्जेक्ट इतना वंडरफुल हो जाएगा ना कि कोई भी चीज बर्डन नहीं लगेगी, दीवाने हो जाओगे पढ़ते पढ़ते उसके। तो ये था दोस्तों आज के लिए। अरे रुको भाई, आप तो एक नई इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट करने वाले थे। अरे हाँ भाई, याद है मुझे कि मैं आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया था और जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला था, मुझे याद था।
याद था मुझे, भूला नहीं था मैं। तो यार वो इनिशिएटिव क्या है जो कि आपकी स्टडी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है, आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है? सुनो, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी मिल जाएगी। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, एक ना कमेंट आया था मेरे पास थोड़े दिन पहले, उन्होंने मेरे को ये बोला था कि यार आप बहुत अच्छे से समझाते हो, काश आप ही सारे सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। तो यार सुन के तो बड़ा अच्छा लगा था, एज अ कॉम्प्लीमेंट मैं इसको लूँ तो अच्छा लगा मुझे सुन के कि यार मेरा समझाया हो किसी को समझ में आ रहा है। तो मैंने सोचा कि यार मैं इसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ क्या। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया क्लिक हुआ। तो वो आइडिया ये है कि अगर आपको अपने 8 के 8 सब्जेक्ट में से किसी में भी प्रॉब्लम आती है, किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या करना, जो स्ट्रेटेजिक वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ना, अगर सपोज आपको एसबीसी में कुछ प्रॉब्लम है, आपको कंपनी लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, आपको टैक्स लॉ में कुछ प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, आप उस वीडियो में जाओ, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी वो क्वेरी डाल दो, आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो डाल दो। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी भी तरीके से अपने एंड से आपके लिए वो रिजॉल्व करके आपको दूं, चाहे मैं वीडियो के थ्रू दूं, चाहे मैं एज अ पब्लिक पोस्ट डाल के आपको दे दूं, कैसे भी दूं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको क्या करना है, अगर आपको पढ़ते पढ़ते सपोज मेरे को सरचार्ज समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को टैक्स में सरचार्ज समझ में नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बाद में करूंगा, सबसे पहले आपको करना है, आपको सरचार्ज समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टैक्स की वीडियो है, टैक्स की वीडियो में जाके आप कमेंट कर दो कि यार मेरे को इस चीज में ये प्रॉब्लम है, मेरे को सरचार्ज में प्रॉब्लम है। तो जैसे आपने वो कमेंट डाल दिया उसके बाद ऑब्वियसली मेरे तक तो आएगा ही, तो मैं आपके लिए किसी भी तरह, चाहे मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाए, 1-2 दिन लग जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 1-2 दिन लग जाएंगे, उससे ज्यादा मैं नहीं जाने दूंगा। मैं आपके लिए वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, चाहे कितने भी स्टूडेंट्स हो आप, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हर वीडियो के थ्रू आपके लिए वो रिजॉल्व कर दूंगा, चाहे मेरे को कैसे भी करना पड़े, चाहे कहीं से भी टाइम निकालना पड़े, मैं आपके लिए कर दूंगा। ये इनिशिएटिव मैंने सोचा है एंड आई होप इट वर्क्स एंड आई होप इट विल हेल्प यू सो मच। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये इनिशिएटिव आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर बताना, और इसको अपने दोस्तों के साथ जो सीएस एग्जीक्यूटिव में है उनके साथ जरूर शेयर करना। सो नाउ आई टेक योर लीव, मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग द वीडियोस। थैंक यू सो मच यारो, बाय।